कितना ब्यूटीफुल है ये यूनिवर्स एंड इसमें कितनी मिस्टीरियस वाली चीजें आज भी छुपी हुई है। एंड यहाँ तक कि गॉड ने भी कितनी एक्यूरेटली इन प्लैनेट्स को और इस यूनिवर्स को बनाया है। और इसी यूनिवर्स में हमारे छोटे से अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करती है। लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूं ये सब झूठ है, बल्कि सच तो ये है अर्थ के चारों तरफ सन और बाकी सारे प्लैनेट रोटेट करते हैं। अब तुम बोलोगे क्या बकवास है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर ये सब क्या है जो हमें अब तक बताया गया है। और ऐसी सारी चीजें जो आज हमें बकवास लगती है वो कुछ साल पहले तक हमारे लिए सच थी, जिसे यूरोपियंस हेलियोसेंट्रिज्म मॉडल कहते हैं। और अब बस इसी मॉडल को प्रूव करने के ऊपर ये और मूवमेंट ऑफ द अर्थ एनिमे सीरीज बनाई गई है, जिसमें सुन के तुम्हें काफी अजीब लगेगा कि ऐसी स्टोरी कौन ही देखेगा और इसमें क्या ही होगा। लेकिन भाई मैं गारंटी देता हूँ ऐसी फिलोसफिकल हिस्ट्री ड्रामा वाली एनिमे सीरीज तुमने कहीं भी नहीं देखी होगी। और ऐसी सीरीज काफी टाइम बाद आई है और ये इतनी अंडररेटेड सीरीज है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। एंड अब ऐसी इसकी स्टोरी की शुरुआत में राफेल नाम का लड़का दिखता है जो एक स्कूल में पढ़ रहा होता है, जिसके आसपास की सोसाइटी दिखती है जिसके सीन्स काफी डार्क दिखते हैं, जिसमें कुछ जगह बैगर्स भी दिखते हैं। और इधर गॉड या चर्च पे सवाल करना ऐसा ही जैसे तुमने कोई पाप कर दिया हो। इसलिए फिर राफेल सबके सामने थियोलॉजी को चूज करता है और यूनिवर्सिटी जाने को कहता है। और थियोलॉजी यानी उसमें जिसमें भगवान जैसी चीजों के बारे में पढ़ाई होती है। लेकिन इसका इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी में था और फिर किसी वजह से इसका मेंटोर भी एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते थे, जिसका नाम ह्यूबर्ट होता है। और वो इसको इस वर्ल्ड की ब्यूटी दिखाते हैं, जिसमें राफेल इसे अपोज करता है और आर्गुमेंट करता है जो काफी लॉजिकल थी। लेकिन जब ह्यूबर्ट इसे हेलियोसेंट्रिज्म के बारे में बताता है तब राफेल के मन में भी डाउट आता है और इसकी लॉजिक रीजनिंग भी मानो खत्म सी हो जाती है, क्योंकि जहाँ इसका लॉजिक खत्म होता है वहीं रियल ट्रूथ इसके सामने दिखता है। आखिर स्टोरी में ह्यूबर्ट के बातों में राफेल खुद अर्थ की रोटेशन के बारे में सोचता है और मान लेता है कि यही सच है, जिसके बारे में फिर राफेल के फादर को पता लगता है और वो इसको चर्च के कुछ सोल्जर के हवाले कर देता है, जिसमें नोवा एक ऐसा कैरेक्टर है जो बस चर्च का नौकर है और भाई से फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, इसे बस सामने वालों को मारना है और चर्च के आइडल्स और ट्रूथ को बनाए रखना है। और ये कैरेक्टर कुछ तुम्हें विनलैंड सागा के आसलेट की याद दिलाएगा। हाँ, लेकिन आसलेट ज्यादा बढ़िया था। अब इस स्टोरी में नोवा राफेल को इसी एस्ट्रोनॉमी छोड़ने की चॉइस देता है, जिसमें राफेल मना करता है। और फिर होना क्या था, इसे फिर आगे टॉर्चर करा जाता है। इसलिए राफेल खुद कोई सीड खा के सुसाइड कर लेता है, जिसमें नोवा पहले किसी को देखता है कि कोई एक छोटा बच्चा इतना पागल कैसे हो सकता है जो बस टॉर्चर ना होके अपनी जान तक दे दे, बस किसके लिए, एक ट्रूथ के लिए। जिसमें फिर राफेल इसका एंड में मरने से पहले जवाब देता है ट्रूथ कभी छुपाया नहीं जा सकता और अब तुम्हें इसकी आंखों में वो दिखेगा जिसे नोवाक जैसा बंदा भी नहीं तोड़ पाया। और अब तुम्हें लगेगा प्रोटैगनिस्ट तो अब मर गया है, लेकिन सच तो ये है ऑथर इसे मार के ये बताना चाहते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। ऐसे कितने ही लोग इस छोटे से सच को बताने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करेंगे और हेलियोसेंट्रिक को प्रूफ करने का ट्राई करेंगे। एंड मैं भाई सच बताऊं, तुम बस इसके 4 से 5 एपिसोड ट्राई करके देखो, हो सकता है किसी न किसी को ये शुरुआत में बोरिंग लगे, क्योंकि ये पूरे फिलोसफिकल हिस्ट्री ड्रामा पर बेस है, जिसमें कोई सोनेन की तरह इसमें कोई सुपर पावर्स नहीं होगी। इसमें होगी तो बस रियल लाइफ पेन, होप, फेथ, डिस्पेयर, ब्लेसिंग्स, किलिंग जैसी चीजें। और भाई मुझे तो इसमें कोई बोर्ड होने वाला सीन नहीं लगा, बल्कि हर एपिसोड और हर एक कैरेक्टर इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि एक लड़की होना उस टाइम पे कैसा लगता था, जिसमें किसी छोटी सी किसी बात पे उसे विच डिक्लेयर कर दिया जाता था। और आखिर तब क्या होता है जब खुद प्रीस्ट में से कोई चर्च का जियोसेंट्रिक मॉडल को गलत साबित करने के लिए उन होली स्क्रिप्चर्स को पढ़ता है, जिसे किसी भी लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता। एंड मैडहाउस ने इसकी एनिमेशन में आग ही लगा दी है। इसके नाइट में ब्यूटीफुल सीन को देखने में भाई अलग ही मजा आता है। और इसके नाइट में ब्यूटीफुल सीन को देख के पता लगता है कि ये लोग सच में एस्ट्रोनॉमी और ट्रूथ को लेके कितने सीरियस है। एंड इसमें भाई कुछ एपिसोड 11 के बाद विनलैंड सागा वाली फील भी आएगी, क्योंकि ये सीरीज और भी डार्क होएगी जिसे शायद तुम सोच भी नहीं सकते। एंड ये कुछ मोस्टर एनिमे की तरह तुम्हारे सस्पेंस बनाए रखेगा। एंड इसके ऑथर को भाई मानना पड़ेगा, इसके ऑथर वो तो बस 26 साल के हैं और भाई मतलब इतनी सी एज में क्या ही स्टोरी लिख डाली है। एंड अब ऐसी हिस्ट्री वाला एनीमे मुझे लगता है सही टाइम पे आया है, क्योंकि आज हम जैसे हेवन और हेल को मानते हैं वैसे पहले के लोग क्या मानते थे या यूरोपियंस मानते थे, I mean, कहीं का भी हो, इसके बारे में भी जानने में अलग ही मजा आएगा। और शायद तुम भी इसे देख के ऐसे सब चीजों को रीथिंक कर पाओगे। एंड इसके बस अभी के लिए 25 एपिसोड ही आएंगे, इसका मतलब देरी नहीं हुई है, जाके जल्दी देखो इसे, तुम काफी बेस्ट चीज को अभी मिस कर रहे हो। एंड मुझे भी पता है ऐसे एनीमे हर किसी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ट्रूथ और एस्ट्रोनॉमी जैसी चीजें हैं जो हर किसी को तो पसंद नहीं आएगी, क्योंकि सबको तो चाहिए बस फैंटेसी, रोमांस, कॉमेडी और सुपर पावर्स। लेकिन जिसे विनलैंड सागा मोस्टर जैसे एनीमे पसंद है उनको ये एनीमे डेफिनेटली पसंद आएगा। एंड मुझे पता है इस पे तो व्यूज आने वाले नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा क्रिएटर इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा। इसलिए भाई जो भी इस सीरीज को देखो या देख रहे हो वो इसके बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। एंड ऐसी वीडियोस के लिए एनिमे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना।